नमस्कार, मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हम अध्ययन करने जा रहे हैं शिक्षण और अधिगम विधियों के अंतर्गत बाल केंद्रित विधियां। और बाल केंद्रित विधियों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विधि है, उसका नाम है प्रोजेक्ट मेथड, जिसे हम हिंदी में प्रायोजना विधि भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं और दर्शाए गए हैं। हम इन सभी बिंदुओं के माध्यम से आज प्रायोजना विधि को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पर यह देखेंगे कि वास्तव में प्रायोजना का अर्थ क्या होता है। तत्पश्चात हम इनके जन्मदाता, इस विधि के जन्मदाता के बारे में बातचीत करेंगे और यह भी बात करेंगे कि किन आधारों पर उन्होंने इस विधि का निर्माण किया। उसके पश्चात हम इसके प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे और क्लासिफिकेशंस के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात हम यह देखेंगे कि किन किन सिद्धांतों के आधार पर यह विधि कार्य करता है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। उसके पश्चात हम यह देखेंगे कि उनके कौन कौन से स्टेप्स हैं या चरण हैं, उसके किन आधारों पर यह विधि संपन्न होती है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसके पश्चात हम यह देखेंगे कि इसके गुण क्या क्या है, कौन कौन से इसके गुण हैं, मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, उसके दोष क्या हैं। और उसके पश्चात अंत में हम एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से पूरी प्रायोजना विधि को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्रथम बिंदु पर चर्चा करें। इसका अर्थ होता है, प्रायोजना का अर्थ होता है प्लान बनाना या योजना बनाना या एक प्रकार का खाका बनाना, या हम कह सकते हैं प्रारूप बनाना। इनके जन्मदाता का नाम है W.H. किलपैट्रिक। इन महोदय ने इस विधि की खोज की थी और यह प्रैग्मैटिज्म जो होता है उसके आधार पर कार्य करता है। इसका अर्थ होता है व्यवहारवाद या फिर यथार्थवाद, और किसी भी समस्या को प्रैक्टिकली हम कह सकते हैं उसके तौर पर यह समस्या का समाधान करता है। आइए हम देखें कि इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार है इंडिविजुअल और दूसरा प्रकार है सोशल। पहले हम देखें कि इंडिविजुअल का तात्पर्य है व्यक्तिगत। इसमें पृथक पृथक छात्र अपने अनुसार, अपने रुचि के अनुसार प्रोजेक्ट का चयन करते हैं और किसी उद्देश्य या किसी समस्या का समाधान करते हैं, उन्हें उद्देश्य की प्राप्ति होती है। तो इसमें व्यक्तिगत उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है और अपने रुचि के अनुसार की जाती है, और यह एकल व्यवस्था है। उसी प्रकार यहाँ पर जो दूसरा प्रकार है वह होता है सोशल या सामाजिक कह सकते हैं, और यह एक सामूहिक व्यवस्था है। इसमें सभी छात्र मिलजुल करके किसी उद्देश्य की पूर्ति करते हैं और प्रोजेक्ट कार्य करते हैं। उसके बाद हम इसी में देखें कि दूसरे प्रकार का भी हो सकता है, सिंपल भी कह सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। तो ये अन्य दो प्रकार का भी हो सकता है। पहला जो सिंपल कहेंगे, सरल प्रकार का जो होता है वह एक विषय और एक कार्य पर निर्भर करता है, जैसे कि आय व्यय का ब्यौरा का प्रोजेक्ट बनाना कहना चाहिए, या कविताओं या गद्य या पद्य का संकलन करना भी हो सकता है, और सूची बनाना भी किया जा सकता है। जो दूसरा प्रकार है उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स या मिश्रित प्रकार का कह सकते हैं। यह एक जटिल प्रकार का प्रोजेक्ट है और इसमें क्या किया जाता है, बहुत सारे कार्य होते हैं और इन कार्यों में बहुत सारे विषय होते हैं, और उन विषयों और कार्यों के आधार पर इस प्रोजेक्ट में किसी उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि भवन निर्माण, तो भवन निर्माण में आपने देखा होगा कि बहुत सारे विषय उसके अंतर्गत आते हैं। उसमें गणित भी आता है, उसमें विज्ञान भी आता है, उसमें भूगोल भी आ सकता है, और हम यह भी कहें कि वास्तुशास्त्र भी उसमें आ सकता है। तो बहुत सारे विषय हैं और उसके कार्य भी अलग अलग होते हैं, लेकिन उद्देश्य होता है भवन निर्माण। तो यह कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कहलाता है। अब हम आते हैं इसके क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन का अर्थ है कि वर्गीकरण। तो कंस्ट्रक्टिव हो सकता है और प्रोडक्टिव हो सकता है। इसे कंस्ट्रक्टिव कह सकते हैं, रचनात्मक कह सकते हैं, और उत्पादक प्रकार का भी कह सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव में आपको मैंने अभी बताया है कि भवन निर्माण या फिर मॉडल बनाना
किसी बगीचे या बागवान का की संरचना करना, निर्माण कार्य, इसके अंतर्गत कंस्ट्रक्टिव कार्य यहाँ पर आते हैं। दूसरा होता है, इसको कंज्यूमर कहेंगे या फिर एस्थेटिक कहेंगे। तो कंज्यूमर उपभोक्ता संबंधी है, और हम कहेंगे एस्थेटिक, या इसको हम कलात्मक भी कह सकते हैं और सौंदर्य आधारित भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार में संगीत का क्षेत्र आ सकता है, गीत गाना या गीत को सुनाना आ सकता है, चित्र प्रदर्शनी का कार्य हो सकता है, कलात्मक चीजें इसके अंतर्गत ली जा सकती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रॉब्लमैटिक भी होता है, समस्या प्रधान भी होता है। हम किसी समस्या को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं या फिर समाधानित करते हैं। तो इस प्रकार में जो होता है प्रॉब्लमैटिक में समस्या को सुलझाना होता है। जैसे हम एक उदाहरण लें कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। अब इस पर खोज की जाती है प्रोजेक्ट के तहत, और उसके बाद उस समस्या का समाधान कर लिया जाता है। या फिर हम कहेंगे कि सवेरे और शाम को के वक्त कहेंगे कि सूरज लाल क्यों दिखाई देता है। यह भी है, समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जिसको हम इस माध्यम से हल कर सकते हैं और प्रोजेक्ट बना के कर सकते हैं। उसी प्रकार हो सकता है स्किल और ड्रिल और स्पेसिफिक क्लासिफाई किया जा सकता है इसको। तो स्किल का मतलब है कौशल से संबंधित है, कौशलात्मक हो सकता है, चित्र बनाना हो सकता है, नक्शा बनाना हो सकता है, चार्ट बनाना होता है, जिसमें उसका कौशल का प्रदर्शन हो सके। तो इस प्रकार इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पर हमने आप लोगों को समझाया है कि ये इतने प्रकार से हो सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि प्रिंसिपल्स में। प्रिंसिपल्स का मतलब है सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत के आधार पर यह कार्य करता है, यह विधि संचालित होता है। तो हम देखें कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। एक तो है पर्पसिवनेस, यानी कि उद्देश्य आधारित। किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए स्पष्ट उद्देश्य का होना आवश्यक है, या फिर हम कहें निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि जब तक निश्चित उद्देश्य नहीं होगा, छात्र और शिक्षक कार्य नहीं कर पाएंगे और उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। दूसरा हम यह भी कह सकते हैं कि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वे प्रयत्नशील रहेंगे और बहुत ही प्रभाविता से काम भी करेंगे। तो किसी भी प्रोजेक्ट में उद्देश्य का चयन करना अति आवश्यक होता है, जिससे छात्र छात्राओं में उमंग होता है, जिज्ञासा होता है, और उसके आधार पर उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वे जुट जाते हैं और प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार पहला जो बिंदु है वो है उद्देश्य से संबंधित। दूसरा है एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट को। इसका मतलब ये है कि जब तक आप गतिविधि नहीं करेंगे या फिर कार्य नहीं करेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे, तब तक आप में रुचि या उत्साह उत्पन्न नहीं होगा और ज्ञान का अर्जन भी नहीं होगा। क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए प्रोजेक्ट को, जिसमें तन्मयता से सभी छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकें। तीसरा जो पॉइंट है वो है रियलिटी। इसका मतलब है कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं, घटनाएं होती हैं जो कि बहुत उपयोगी होती है, जिससे हम जुड़े होते हैं। और यदि हम उन उद्देश्यों को लेकर के चलें या फिर उसके प्राप्त करना चाहें, तो हमें लाभ भी होगा और समाज में एक प्रकार से प्रभाव भी पड़ेगा। तो रियलिटी बेस्ड होना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट को। उसके बाद यूटिलिटी बेस्ड भी होना चाहिए, स्वयं को भी लाभ होना चाहिए। यदि आप किसी प्रकार का प्रोजेक्ट करते हैं तो स्वयं को भी लाभ होना चाहिए और समाज में भी इस प्रोजेक्ट का उपयोग होना चाहिए। फिर हम देखते हैं फ्रीडम। फ्रीडम का तात्पर्य यह है कि स्वतंत्रता होनी चाहिए उद्देश्य चयन करने में, कार्य करने में, हर प्रकार को प्रोजेक्ट को संपन्न करने में छात्र छात्राओं में संपन्न क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसी प्रकार शिक्षकों को भी छात्र छात्राओं को स्वतंत्र करना चाहिए ताकि वे अपने अनुसार प्रोजेक्ट का चयन कर सकें। उसके बाद हम देखेंगे सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक सहयोग होना चाहिए, संबंध होना चाहिए और सहयोग स्थापित होना चाहिए। तो सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास की जितनी भी बातें हैं, सहयोग की बातें हैं, वह सब इसमें होनी चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का तात्पर्य यह है कि इस आधार पर किसी प्रोजेक्ट को होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि सभी बच्चे या फिर छात्रों में हम कह सकें कि वो अलग अलग योग्यताएं होती हैं, अलग अलग कौशल होते हैं, क्षमता होती है। तो वे अपने रुचि,
क्षमता योग्यता के आधार पर वे प्रोजेक्ट को चयन कर सकें और कार्य कर सकें, इसके लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो रुचि, योग्यता, क्षमता, स्तर भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्तर के आधार पर भी प्रोजेक्ट का चयन किया जाना चाहिए। तो ये कुछ सिद्धांत है जिसके आधार पर हम इस विधि को पूर्ण कर सकते हैं या शिक्षण में उपयोगी बना सकते हैं। आइए हम इसके स्टेप्स के बारे में चर्चा करें कि ये किन स्टेप्स या चरणों के माध्यम से यह विधि संपन्न होती है। तो हम देखें कि पहला जो पॉइंट है वो क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर। यदि हम किसी भी प्रोजेक्ट को करना चाहते हैं तो उसके लिए वातावरण निर्मित करने की आवश्यकता होती है, और किन किन वातावरण में छात्र हैं अच्छे ढंग से कार्य कर सकें, इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। तो शिक्षकों को भी आपस में विचार करके, या फिर हम कहें छात्र छात्राओं के साथ में विचार करके एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए। फिर हम देखें कि सेलेक्टिंग ए प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट के को चयन करने के लिए जो विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और मार्गदर्शन भी प्रदान करना चाहिए, क्योंकि वे यदि अपने रुचि के अनुसार प्रोजेक्ट लेंगे तो वे पूर्ण कर सकेंगे, और यदि अपने रुचि के अनुरूप नहीं लेंगे तो वे प्रोजेक्ट को जल्दी से पूर्ण नहीं कर पाएंगे, या हो सकता है वे परिणाम तक ना पहुँचे। यहाँ पर क्रिएटिंग प्रोग्राम, उसके बाद योजना बनाने की बारी आती है, या फिर रणनीति तय करने की बारी आती है। तो पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक रणनीति तैयार की जाती है, जिसके आधार पर पूरे प्रोजेक्ट को किया जाता है। टाइम मैनेजमेंट भी होता है, और कौन कौन से स्टेप्स में किया जाए यह भी उसमें निर्धारित होता है। तो प्रोग्राम की पूरी रूपरेखा कहना चाहिए तैयार की जानी चाहिए। फिर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि क्रियान्वित करना, प्रोग्राम को अब क्रियान्वित किया जाना चाहिए। तो हम जैसे हम रणनीति बनाए हैं उसी प्रकार से उसको क्रियान्वित किया जाना चाहिए। फिर अंत में इवैल्यूएशन होना चाहिए, इसका मतलब है मूल्यांकन। हमें देखना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट है वो सरल तौर पर चल रहा है कि नहीं, उसमें क्या क्या कमी है, क्या उसकी उपयोगिता है, उसमें क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ का वहाँ पर चर्चा होनी चाहिए। फिर डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि अंत में जब प्रोजेक्ट तैयार हो जाए तो उसका लेखबद्ध किया जाना बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि भविष्य में इस प्रकार का जो प्रोजेक्ट है वह दूसरों के भी उपयोग में आ जाए, या फिर समाज में उपयोगी सिद्ध हो, या फिर अन्य विद्यार्थी हैं उनके लिए भी उपयोगी सिद्ध हो जाए। तो इस प्रकार इस स्टेप्स में, इस विधि में शिक्षण कार्य किया जाता है। अब हम देखें कि मेरिट्स, इसके गुण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो इसमें गुण है वह है लर्निंग बेस्ड, तत्परता का नियम, प्रभाविता का नियम, अभ्यास का नियम इसके अंतर्गत आता है। तो ये तीनों चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। उसके बाद हम देखें साइकोलॉजिकल भी है यह विधि। साइकोलॉजिकल क्यों है? क्योंकि इसमें रुचि, योग्यता, क्षमता, स्तर की बातें की जाती है, और यदि हम इसमें देखें तो जिज्ञासा की बात की जाती है। तो ये सब इसमें निहित होते हैं। फिर हम देखें रियल लाइफ से संबंधित है। यदि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जिसके आधार पर इस प्रोजेक्ट विधि को रूपांतरित किया जा सकता है। इकोनॉमिकली है, क्यों? क्योंकि इसमें हम पहले से उद्देश्य को निर्धारित कर लिए रहते हैं, और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करते हैं, और बहुत कम समय में हम अपने उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं जिसका निर्धारण हमने स्वयं किया है या हमारे समूह ने किया है। कोऑर्डिनेशन भी होता है, आपस में सहयोग की भावना उत्पन्न होती है, और लेबोरियस भी है क्योंकि इसमें परिश्रम की अत्यधिक आवश्यकता होती है। छात्र छात्राएं मेहनत करते हैं, शिक्षक को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और इस प्रकार हम देखें तो इसमें परिश्रम आधारित है। और डेमोक्रेटिक है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रजातांत्रिक रूप से है। इसमें सभी के मूल्यों का, विचारों का महत्व होता है, और सभी के स्तर पर कार्य किया जाता है, सबके रुचि पर कार्य किया जाता है। आइए हम इसके डिमेरिट्स की बात करें तो यह डिसकंटिन्यूअस है। इसका मतलब है कि यदि एक निश्चित समय सारणी बना हुआ है तो हम उसके अनुसार काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि हम प्रोजेक्ट का कार्य कर रहे हैं तो
हो सकता है उसमें ज़्यादा टाइम लग जाए, या फिर हम दूसरे विषयों को भी हम इसमें टच कर सकते हैं, तो वह अन्यथा साबित हो सकता है। तो डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये है कि यह कभी भी कम ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद डिफ़िकल्टी प्रोजेक्ट सिलेक्शन का मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं जब हम किसी प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करते हैं। हो सकता है कभी कभी वाद विवाद हो जाता है, और कह सकते हैं रुचियों में भिन्नताएं आ जाती हैं, या फिर विवाद, या फिर हम कहें विचार में भी भिन्नता आ सकती है। तो ये जो प्रोजेक्ट को सिलेक्शन करना बहुत ही कठिन कार्य है। वेस्टेज ऑफ टाइम भी है, बहुत सारा वेस्ट होता है टाइम, क्योंकि इसमें अत्यधिक समय लगता है, अत्यधिक परिश्रम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हम दूसरे विषयों को टच नहीं कर पाएंगे, और केवल एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें काफ़ी समय लगता है। इनडिसिप्लिन भी है, कभी कभी विचारों में समानता नहीं होने के कारण अनुशासनहीनता उत्पन्न हो जाती है। तो यह भी एक प्रकार से बहुत बड़ी बात है और एक प्रकार का दोष है। फिर रेगुलर भी हो सकता है, अनियमित भी हो सकता है। तो इस प्रकार इसके बहुत सारे दोष भी गिने जा सकते हैं। अब आइए हम एक छोटा सा उदाहरण लें, और उदाहरण के आधार पर इस प्रायोजना विधि को समझने की कोशिश करें। तो एक उदाहरण यह है कि हम प्रति वर्ष किसी भी 1 एकड़ एरिया में कितना यानी फसल का उत्पादन होता है, इसके बारे में हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक अध्ययन करेंगे। तो फसल उत्पादन प्रति एकड़ में कितना हो रहा है, और इस प्रकार हम 5 सालों में कितना प्रोडक्शन होता है या नहीं होता है, घटना या फिर बढ़ना प्रोडक्शन का, यहाँ पर उस चीज़ का यहाँ पर अध्ययन करने जाना है। तो हम देखेंगे कि 2020 में कितना प्रोडक्शन हुआ। मान लो धान लेते हैं तो कितने बोरा धान का प्रोडक्शन हुआ वो नोट कर लेते हैं। 21 में कितना हुआ, 22 में कितना हुआ, 23 में कितना हुआ, 24 में कितना। इस प्रकार हमारे पास डेटा आ जाता है प्रति वर्ष का, और हम एक सारणी बना लेते हैं। सारणी के आधार पर हम यह देखते हैं कि किन वर्षों में अत्यधिक प्रोडक्शन हुआ है और किन वर्षों में कम प्रोडक्शन हुआ है। तो घटने और बढ़ने के हम कारण खोजते हैं और उसके उपाय को सुझाते हैं, ताकि जो फसल प्रोडक्शन में उसका उपयोग हो सके, समाज उसका उपयोग कर सके, व्यक्ति उसका उपयोग कर सके। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक छोटे से प्रोजेक्ट में प्रायोजना विधि किस प्रकार से लागू होती है। तो प्रोजेक्ट मेथड हम देखें तो शिक्षण में अत्यधिक उपयोगी है, और किसी भी शिक्षक को प्रोजेक्ट जो मेथड है उसका उपयोग करना चाहिए अपने कक्ष में। लेकिन इतनी ही बात है कि इसमें काफ़ी अधिक समय मिलता है, लेकिन सीखने का बहुत अवसर प्राप्त होता है, और जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो आज बस इतना ही, और अगले बार हम एक नए सब्जेक्ट को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार।